तीसरा। अब देख लो, ये है ना, देखो सुनो, इधर देखो, ये इसका जम जाता है नीचे नीचे। अजीब सा दिखता है वो। ये वाला जो ना 20 वाला एग्जैक्टली इसके हिसाब से होगा। कर पाओगे कि नहीं? यस सर। यस सर, कर लेंगे। हर सबका हो गया था। सर इसका आंसर भी यही आ रहा है निकल के। हाँ हाँ सर सेम बिल्कुल है। सेम ही आएगा। बस यहाँ पे बस इतना डिफरेंस रहेगा, 20.0.0.0 नेटवर्क आईडी रहेगा, 20.0.0.1 फर्स्ट वैलिड होस्ट रहेगा, हाँ 20.0.3.255 रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी, और और 254। 3.254 वही हाँ है। यही है, बिल्कुल यही है। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन भी ना डिफिकल्ट था थोड़ी। उसके बाद है 120 का, 120.0.0.0/8। मैं तीनों को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुकना। नहीं होगा। ये रहा आपका 2^10 कितना रहेगा? 1024। 2^11 कितना रहेगा? 2048। ये रहा आपका 2000 सॉरी 2^12 कितना रहेगा? 4096। 2048 दिया था। 2012 और 2^11 के बीच में आएगा यहाँ पे, सॉरी ये आएगा आपका यहाँ पे। तो ये मेरे रह हो जाएंगे होस्ट, ठीक है? होस्ट कितने होंगे? 2^12 - 2, 4096 - 2, 4094, ठीक है? ब्लॉक लेंथ कितना होगा इस ऑक्टेट में अंदर? इस लिंक का पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है? 32। 1 2 0 1 2 3 4। 2^4 यानी कि 16 कैरी कर रहा है, ठीक है? वैल्यू क्या है मेरा? 120.0.0.0 डिविजिबल है, जीरो तो है, मैं ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये मेरा क्या रहेगा? नेटवर्क आईडी। 120.0.0.1 क्या रहेगा? फर्स्ट वैलिड आईपी। 120.0 डॉट कितना है? 16 थर्ड ऑक्टेट में, तो 15.254 क्या रहेगा? 255 ब्रॉडकास्ट आईडी। 15.254 क्या रहेगा? लास्ट वैलिड आईपी, ठीक है? सबनेट मास्क क्या होगा? 255, इसका वैल्यू निकालोगे 255, सॉरी हाँ 255, यहाँ पे चार वैल्यू क्या क्या रहेगा? 128 64 32 16 कितना होगा? 240, और ये रहेगा जीरो, यानी कि सबनेट मास्क होगा 255.255.240.0। हर्ष हाँ सर करेक्ट। सेम है? हाँ सर। यस सर। योगी जी आपका? यस सर। सर सेम है सच में? अरे हाँ। ठीक है। समीर आपको समझ में आया? यस सर। ठीक। इसका अगला वाला जो दिया था वो था ट्रिकी दिया था। ट्रिकी क्या दिया था देखो, मैंने उसको दिया था /24 पे, यानी कि 200.0.0.0/24 होस्ट कितना है? 250 है। 8 ऑक्टेट को, ये क्लास सी में है, यानी कि मैं बस इसी ऑक्टेट को ओपन कर सकता हूँ। इसी ऑक्टेट को ओपन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे 2^7 वाले कितना है? 128। यहाँ पे जाएगा डंडा। अगर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के बीच में डंडा डाल रहा है तो क्या है? क्लास के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो क्लास सी में क्या वैल्यूज आते हैं? 0.0.000 में रहेगा नेटवर्क आईडी। 200.0.0.1 क्या रहेगा? फर्स्ट वैलिड आईपी। 200.0.0.255 क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट आईडी। 200.0.0.254 क्या रहेगा? लास्ट वैलिड आईपी, ठीक है? सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू क्लास वहां पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है? इसका हुआ क्लियर अभी? ये कुछ नहीं करना था आपको, बस क्लास ही बताना था, ठीक है? उसके बाद क्या था? 250। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? आखिरी वाला करना। हो जाएगा समीर सर, कर लेंगे। कर दो आप अभी, यस सर, करके कर मुझे भेज लेंगे। दो व्हाट्सएप पे। ओके सर।
लास्ट वाला जो 181 है मुझे करके व्हाट्सएप भेजो जल्दी। हर्ष, हेलो। हाँ सर। ये आखिरी का भेजो ना आपने। हाँ सर। हम्म। समीर, समीर, यस सर। यहाँ पे होस्ट है 250। होस्ट है 250। ठीक है। जी सर। होस्ट है 2। आपके इस बैच में कोई प्रदीप करके स्टूडेंट था क्या? हाँ, एक है प्रदीप करके। ओके ओके, उसको लिंक शेयर करना है। हाँ जी समीर, यस सर। काइंडली सी। गलती दिख रही हो आपको? गलती दिख रहा है आपको? जी सर, वो होस्ट 250। वैल्यू कहाँ दिए थे इन दोनों के बीच में ना? हम्म। तो इसका पहला लेटर कितना आएगा? 2 पर 0। 0 आएगा। ये वाले कितना है? 2 पर 0 है ना? 1 आएगा। तो 1 मतलब यस पहले सर। क्या है? 0 है। 1 0 के साथ हम्म। डिविजिबल है ना, तो ये एक ही वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पे 0 होगा। ओके। हम्म। जी सर। ठीक है। सबनेटिंग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने कर दिया था कि नहीं किया था? हाँ नहीं किए थे सर, नहीं किए थे। ठीक है, मैंने बस एक ही क्वेश्चन करके आपको दिया था करने के लिए। हाँ, एक ही बताए थे आप। ठीक। देखो, अगर ऐसा एक होस्ट की रिक्वायरमेंट अगर है, मुझे तो लग रहा है मैंने आपको हर एक में से एक एक करके मैंने शायद बता दिया था आपको। क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का करके बताया था। फिर अगर कोई वैल्यू अगर एग्जैक्टली आता है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हमें किस तरह से एक सॉरी 2 काउंट ज्यादा इंक्रीज करके, लाइक 2 काउंट इंक्रीज करके किस तरह से देखना पड़ेगा और वैल्यू को किस तरह से इवेलुएट करना पड़ेगा, इसको भी शायद हमने कर लिए थे। हाँ ये वाला हो गया था। हो गया था ना? हाँ ये और वाला हो अभी गया था। बीट्स, हाँ बीट्स वाले का दिया था। बीट्स वाला देखो, हमारा एक्चुअली जो सबनेटिंग है, ठीक है, जो हम यहाँ पे सबनेटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो सबनेटिंग हमारा 2 टाइप का है।
1 मिनट। सबनेटिंग, सबनेटिंग हमारा स्पेसिफिकली दो टाइप का है, ठीक है। एक है आपका एफएलएसएम, दूसरा है आपका वीएलएसएम। एफएलएसएम क्या है? एफएलएसएम आपका है फुल लेंथ सबनेट मास्क। और वीएलएसएम जो है वो क्या है आपका? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये था आपका क्या? एफएलएसएम, ये था आपका वीएलएसएम। ठीक है, एफएलएसएम का मतलब क्या है? फुल लेंथ सबनेट मास्क। ना देखो, वहां पे अब अभी तक जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, अब एक ही होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नेटवर्क को क्या करते थे? इक्वल नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते थे, जहां पे अब कोई भी सब नेटवर्क को वहां पे चूज कर सकते हो और आपको हर किसी में होस्ट का वैल्यू क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है सबनेटिंग का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफएलएसएम, यानी कि फुल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, बट एक्चुअल में ये चीज रियल फील्ड में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मैं आपको सिनेरियो दूं, रियल फील्ड में कंपनी के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर चीज में हम क्या करते हैं? सबनेटिंग को यूज करते हैं। बट एक चीज है वहां पे, हर डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे नहीं होते। ठीक है, हर जगह पे देखोगे तो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहां पे एम्प्लॉयज चेंज होते जाते हैं। लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हर डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या होते हैं? चेंजेबल है, वहां पे एक जगह पे फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रदीप को एक्सेप्ट कर लो, 1 मिनट। हेलो प्रदीप, यस सर। आपका ये पहला बैच है क्या? नो सर, सेकंड क्लास। ठीक ठीक, आपको प्रीवियस वाला रिकॉर्डिंग आपको मिल गया था सेशन के? नो सर। ग्रुप में नहीं हो? नो सर। योगी जी, योगी जी, यस सर। नंबर 1 के ग्रुप में ऐड करना। प्रदीप, यस सर। आपका व्हाट्सअप नंबर शेयर करना चैट पे, पर्सनल चैट पे जाके शेयर कर देना हमारे योगी जी को। ओके सर। योगी जी ग्रुप में ऐड करके ना उनके नंबर पे लिंक शेयर कर देना। ठीक है, देखो तो जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था आपको एफएलएसएम के बारे में, तो एफएलएसएम का मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही बता रहा था, हाँ सॉरी वीएलएसएम के बारे में। तो कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग वहां पे एम्प्लॉय का नंबर हर डिपार्टमेंट पे इक्वल नहीं होता। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हिसाब से, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के हिसाब से वहां पे एम्प्लॉयज बदलते रहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं वहां पे टेलीकलर्स की, ठीक है, जो कंपनी के प्रोडक्टिविटी या फिर जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उनका वहां पे टेलीकलर्स के ड्यूटी के लिए वहां पे हम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज थोड़ा ज्यादा रखते हैं, जबकि टेक टीम के लिए अगर कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले कम रहते हैं। मैनेजमेंट में उससे भी कम रहेंगे या फिर उससे थोड़ा ज्यादा भी रह सकते हैं। तो हर जगह पे इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं रहते, वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को लेकर डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, सेक्शंस में, वहां पे उन नंबर्स में क्या होता है ना, वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं वीएलएसएम के एक एग्जांपल दूं, मान लो ये मेरा एक कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी में 4 सेक्शंस है। ठीक है, पहला जो सेक्शन है, मान लो ये हमारा रहा टेलीकलर्स का, तो टेलीकलर में मान लो यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, और ये रहा आपका क्या, मैनेजमेंट, जहां पे मान सकते हो 60 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, दूसरा रहा आपका दूसरा रहा आपका ये वाला पोस्ट, टेक्निकल वाला, जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30 एम्प्लॉयज हैं। और ये रहा आपका क्या, ये तो रहा, सॉरी टेक टीम गया, टेलीकलर्स रहा, मैनेजमेंट रहा,
और ये ले लो आपका अकाउंटिंग वाला, जहां पे आप मान सकते हो 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वहां पे आपको एम्प्लॉयज को लेकर क्या मिल रहा है, नंबर इक्वल नहीं मिल रहा। ठीक है, हर किसी में नंबर वहां पे क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, एक मिनट। ओके, हिमांशु बोलिए। सॉरी गाइज। तो यहाँ पे अगर मैं एफएलएसएम को यूज करूंगा, तो वहां पे क्या होगा, एक नेटवर्क को हम इक्वल सब नेटवर्क में डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर मैं 100, यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके हिसाब से अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, तो यहाँ पे तो पहले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो फुलफिल हो जाएगा, वहां पे आईपी एड्रेस की ज्यादा वेस्टेज नहीं होगी। दूसरे में भी आप देखोगे तो कंपैरेटिवली उतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की वेस्टेज नहीं है। बट थर्ड में आईपी एड्रेस बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, लाइक 70 नंबर्स ऑफ आईपी एड्रेसेस वहां पे वेस्ट हो रहे हैं। और पहले वाले में जाओगे जो जिसमें 10 की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे 90 नंबर्स ऑफ आईपी एड्रेसेस वहां पे मेरे क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो वीएलएसएम को मैं यूज करके इस टाइप के रिक्वायरमेंट्स लाइक कंपनी के अंदर रियल फील्ड सिनेरियो में इक्वल नंबर ऑफ सब नेटवर्क बना के एम्प्लॉयज को मैनेज करना, ये रियल फील्ड में पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि वहां पे आईपी एड्रेस का वेस्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। इसी चीज को मैनेज करने के लिए वहां पे कॉन्सेप्ट आया था वीएलएसएम का, जो होता है हमारा वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, वेरिएबल लेंथ मतलब हम वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रियल फील्ड सिनेरियो में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मान लो मेरे पास नेटवर्क है 192.168.1.0/24। होस्ट की रिक्वायरमेंट है मेरा 100, 60, 30 एंड 10। जब भी आपको रिक्वायरमेंट इस तरह से कभी सामने में आए, तो पहले उसको हमेशा याद रखना, उस रिक्वायरमेंट के अंदर जिसका वैल्यू हाईएस्ट होगा उसको आपको क्या करना है, पहले कंसीडर करना है, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में उन सारे वैल्यूज को आपको अरेंज करना है। और पहले आपको क्या करना है, होस्ट वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी कि सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, 192.168.1.0/24 है। होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पे, 100। 100 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको क्या करूंगा, सब नेटवर्क में तोड़ूंगा। तो पहले ऑक्टेट को लेते हैं, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128। ठीक है, वैल्यूज के बीच में होस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 126। ठीक है, ब्लॉक लेंथ कितना आएगा, 128। तो वैल्यू कितना होगा, 192.168.1.0 कितना रहेगा, नेटवर्क आईडी 192.168.1.125 क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सब नेटवर्क निकालूं, तो ध्यान से देखो सब नेटवर्क क्या निकल रहा है इसका, इसमें एक बीट है, तो 2 to the power 1 का मतलब कितना होता है, 2। यानी कि मैं 128 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पूरे एंटायर नेटवर्क को दो ही सब नेटवर्क में तोड़ सकता हूं। ठीक है, एक सब नेटवर्क ये रहा जिसका सबनेट मास्क क्या होगा, जिसका सबनेट मास्क क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्लास सी 255 255 255 मेरा रिजर्व रहेगा। और यहाँ पे एक बिट मेरा क्या हो रहा है, होस्ट रोल को छोड़ के अभी नेटवर्क में आ चुका है, वैल्यू कितना है, 128। ठीक है,
तो 100 का जो पहला रिक्वायरमेंट था वो हम इस चीज को यूज करके क्या कर लिए, फुलफिल कर लिए। तो इसका दूसरा नेटवर्क कौन सा है? दूसरा नेटवर्क है 192.168, ये 1 था, ठीक है, यानी कि 1.255 था, तो 1.126 ये क्या रहेगा, दूसरे का नेटवर्क आईडी, जहां पे स्लैश वैल्यू कितना होगा, स्लैश वैल्यू रहेगा आपका स्लैश, यानी कि जो यहाँ पे सी आई वैल्यू था कितना रहेगा, स्लैश 25, स्लैश 25। तो यहाँ पे आपको दोबारा से होस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा कितने की, 60 की। 60 के लिए आप क्या करोगे, इस 126 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 126 मतलब, सॉरी यहाँ पे 126 में लिख रखा हूँ 126, तो 126 के हिसाब से अगर आप निकालो तो कैसे निकालोगे, 25 है, 25 है मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहेगा आपका 128, ये रहेगा आपका 64, ये रहेगा 32, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ब्लॉक लेंथ कितना होगा, 64, होस्ट कितने होंगे, 64 माइनस 2, 62, तो इसको अगर 62 है तो देखो होस्ट कितना होगा, 192.168.1.126, मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी 192.168.1.127, फर्स्ट वैलिड आईपी 192.168.1.126 अगर मेरा नेटवर्क आईडी है, और ब्लॉक लेंथ मेरा अगर 64 है, लाइक 126 प्लस 24 कितना है, ये अगर जाएगा 36 190, यानी कि 189, 189 मेरा क्या रहेगा, 188, लास्ट वैलिड आईपी 192.168.1.189 मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। तो ये मेरा क्या रहेगा, दूसरा सब नेटवर्क रहेगा, जहां पे मेरा सबनेट मास्क क्या होगा, 255 255 255 डॉट, इस पे अगर देखोगे तो 2 ऑक्टेट अभी क्या हो चुका है, नेटवर्क में आ चुके हैं, एक का वैल्यू 128 है, दूसरा है 64, दोनों को ऐड कर तो वैल्यू कितना आएगा, 192, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसका जो स्लैश वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम स्लैश वैल्यू को सी आई वैल्यू नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि स्लैश वैल्यू जो सी आई वैल्यू होता है वो एक डोमेन को मल्टीपल सबनेटवर्क्स को डिवाइड करके ही मिलता है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सबनेटर नेटवर्क को भी और ज्यादा सबनेट कर रहे हैं, लाइक ये था मेरा मेल नेटवर्क 1.0, उसको हमने सबनेट किया, हमें 2 सब नेटवर्क मिला, एक को हम यूज कर रहे हैं, दूसरे को फिर क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो सब नेटवर्क को तोड़ के हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्पेसिफिकली वीएलएसएम बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो स्लैश वैल्यू हमें रिसीव होता है उसको हम सीआई वैल्यू नहीं बोलते, उसका हम बोलते हैं प्रीफिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा कितना होगा, स्लैश 26 होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेटवर्क आईडी होगा वो क्या होगा, 192.168.1.190, ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। और यहाँ पे आपको होस्ट के रिक्वायरमेंट निकालना है 30 का, ठीक है। तो 30 का अगर आप होस्ट की रिक्वायरमेंट निकालोगे तो आपको होस्ट कितने मिलेंगे, तो 190 के लिए हिसाब से देख लो, थर्टी है, ये वाला आएगा 32, तो ये वाला फिर से मेरा क्या हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। तो होस्ट मेरा कितना बनेगा, 32 माइनस 2 30, ब्लॉक लेंथ बनेगा 32, वैल्यू क्या है 190, 190 32 192 ना, 192 डिवाइडेड बाई, सॉरी वहां पे था वैल्यू 190, कितना था वैल्यू वहां पे, ये था 190 190 190 डिवाइडेड बाई 32, 6 है, ठीक है। तो देख लो वैल्यू, तो डिवाइड करने से क्या हुआ, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर डिविजिबल हो रहा है तो नेटवर्क आईडी मेरा क्या बनेगा, 192.168.1.190, ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी
ठीक है, 192.168.1.191 फर्स्ट वैलिड आईपी, 32 अगर ब्लॉक लेंथ है तो 192.168.1.121 क्या रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी, 192.168.1.120 क्या रहेगा लास्ट वैलिड आईपी। तो यहाँ पे सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255 डॉट 3 वैल्यूज हैं तो होगा 224 स्लैश वैल्यू, यानी कि प्रीफिक्स वैल्यू कितना होगा 24 या 3 स्लैश 27। उसके नेटवर्क आईडी नेक्स्ट का क्या बनेगा 192.168.1.122, जहां पे आपको होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी मिलेगी 10 की। ठीक है, 10 की अगर मिलेगी तो फोर्थ को ओपन करो, ये रहा आपका 1 2 4 8 16, तो इस दोनों के बीच में आएगा ये वाला। ठीक है, तो होस्ट आपका होगा 14, ब्लॉक लेंथ होगा 16, सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.240, प्रीफिक्स वैल्यू कितना होगा स्लैश 28, नेटवर्क रहेगा आपका 192.168.1.122 नेटवर्क आईडी। ठीक है, क्योंकि 122 16 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, बाकी रहा आपका 16 अगर है तो 16 से ऐड करो 122 16, वैल्यू कितना है 8 13, तो यहाँ पे आएगा कितना 137, मेरा क्या रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इस तरह से अब अगर देखोगे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में तोड़ा, बट ये जो तोड़ने का तरीका था वो कैसा था, लाइक एक था हमारा मेन नेटवर्क, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क्स में तोड़ा, जो हमारा रिक्वायरमेंट था सब नेटवर्क में एक को हमने सक्सेसफुली फुलफिल कर दिया। बाकी क्या था ना, दूसरे जो सब नेटवर्क थे उसको भी हमने क्या किया और भी सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया, ताकि हमारा आईपी एड्रेस का जो वेस्टेज है वो क्या ना हो, मैक्सिमम ना हो आईपी एड्रेस का वेस्टेज मिनिमम हो या फिर कंप्लीटली हम यूज कर पाए। इसी चीज को परफॉर्म करने के लिए हमने वहां पे क्या किया, सबनेटेड नेटवर्क को भी हमने क्या किया और सबनेटेड किया, ताकि हमारा आईपी सेफ हो सके। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखोगे हर जगह पे होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और उसके हिसाब से मैं हमने हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 तरीके के प्रोसेस को फॉलो करके हमने क्या किया, सब में सबनेटिंग परफॉर्म किया, और वहां से हमें एक पर्टिकुलर नेटवर्क को हमने चूज किया, जहां से हमें नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन हमें क्या हो गया, इजीली मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे वीएलएसएम कहने का तरीका यही है कि कोई भी इसमें से कोई भी ऑक्टेट आप ले लो, हर जगह में आपको इक्वल नंबर ऑफ होस्ट नहीं मिलेंगे, हर जगह पे आपको होस्ट के वैल्यूज क्या मिलेगा, चेंज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होस्ट आपको मिलते हैं वहां पे होता है आपका एफएलएसएम, जहां पे आपको इक्वल नंबर ऑफ होस्ट नहीं मिलते हर सब नेटवर्क में, होस्ट की जो नंबर होते हैं वो चेंज है, तो उस टाइप के प्रोसीजर को हम यहाँ पे बोलते हैं वीएलएसएम, यानी कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। हर एक सब नेटवर्क का जो सॉरी हर एक नेटवर्क का जो हमारा सब नेटवर्क का जो लेंथ है, यानी कि जो उसका साइज है आईपी एड्रेसेस का, वह एक दूसरे से क्या है, टोटली डिफरेंट है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीएलएसएम। तो गाइस यहाँ पे बताओ किसी को कुछ समझ में आया या कुछ डाउट है, बताओ योगी जी, यस सर। यहाँ पे डाउट है कि समझ में आया? सर करूंगा जब पता चलेगा, अभी तो समझ में आया अभी तो। ठीक है, समीर? जी सर, थोड़ा बहुत समझ में आया है सर। ओके, हर्ष आपका? हाँ सर आया, अभी प्रैक्टिकल करने का। ठीक है, प्रदीप आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज का लिंक आपको आज योगी जी भेज देंगे अभी ग्रुप में। ठीक है, उसको गो थ्रू करने के बाद उसको करने का ट्राई करना, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ऑनलाइन सेशन लेके उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो टास्क दूं करने के लिए अभी योगी जी? यस सर। गाइस बताओ, टास्क दूं करने के लिए अभी? नहीं सर, बाद में करेंगे हम। इसको बाद में करोगे?
जी सर। ठीक है, तो आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे उसके बाद। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको और ज्यादा नहीं कर रहा, ये हमारा क्या था ना, वीएलएसएम था। एक्चुअल में रियल फील्ड में इस वीएलएसएम के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं और उसको क्या करते हैं, वन आफ्टर अनदर यूज करते हैं। जिस नेटवर्क में हमें जितने आईपी एड्रेसेस की जरूरत होता है, हम चाहे तो लाइक इक्वल उस आसपास की एग्जैक्टली आईपी एड्रेसेस को हम क्या करते हैं, इस तरह से वीएलएसएम के दौरान वैल्यू को फेच करते हैं और उसको क्या करते हैं, यूज भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्या, सुपर नेटिंग का। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा सुपर नेटिंग का। सबनेटिंग क्या था, एक नेटवर्क को लॉजिकली मल्टीपल सबनेटवर्क्स में डिवाइड करना। सुपरनेटिंग क्या है, मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकली कंबाइन करके एक नेटवर्क में फॉर्म करना। लाइक सबनेटिंग और सुपरनेटिंग में डिफरेंस यही है। सबनेटिंग क्या था ना, एक नेटवर्क आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है। सुपरनेटिंग क्या है, वो जो डिवाइडेशन आप करते थे सबनेटिंग में, वो टोटली क्या था, लॉजिकल था। ठीक है, यानी कि रियल में वो एक ही है, बट लॉजिकली देखा जाए तो उसको हम क्या कर दिए हैं, पार्टीशन कर रखे हैं। ठीक है। दूसरा था हमारा क्या, सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग स्पेसिफिक ना, जितने भी हमारे पास फिजिकल जो नेटवर्क्स हैं, लाइक अगर मेरे पास मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, उनको एग्रीगेट करके लॉजिकली एक नेटवर्क के थ्रू डिस्क्राइब करने का जो प्रोसेस होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटिंग बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो मान लीजिए मेरे पास 4 नेटवर्क अवेलेबल है मेरे नेटवर्क के अंदर। वो 4 नेटवर्क है 192.168.4.0/24 में है, 192.168.5.0/24 में है, 192.168.6.0/24 में है, 192.168.7.0/24 में है। इस तरह से मेरे पास मान लो 4 फिजिकल नेटवर्क अवेलेबल है। ठीक है। बट ये अभी है क्या, सब अलग अलग है। ठीक है। तो इसको एग्रीगेट करके एक लॉजिकल नेटवर्क फॉर्म करना, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुपरनेटिंग बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा देखो। जहां तक वैल्यू, लाइक बीच ऑक्टेट में अगर देखोगे, थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू मेरा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में सेम है, छोड़ देना। सेकंड ऑक्टेट में सेम है, छोड़ देना। थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, चेंज है। तो थर्ड ऑक्टेट के वैल्यूज को बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करो, तो कैसे होगा, ये रहा 4 का, ये रहा आपका 5 का, ये रहा आपका 6 का, और ये रहा 7 का। ठीक है। जहां तक वैल्यू सेम है, हर एक लेयर में जहां तक वैल्यू सेम है, वहीं से लकीरें खींच दो। यहां तक वैल्यू मेरा क्या है, सेम है। यहाँ पे सारे वैल्यूज को 0 कर दो, यानी कि वो हो गए होस्ट। तो 0 0 0। यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में वैल्यूज कितना होगा, 0 0 0 0 0 1। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन का अपने परफॉर्मेंस से ये जाना है कि अगर 0 0 होता है, वैल्यू 0 होता है, 0 1 का वैल्यू होता है 0, 1 0 का वैल्यू होता है 0, एंड 1 1 का वैल्यू होता है 1। जहां पे सारे कंडीशन ट्रू होंगे, वहां पे जाके वो क्या होगा, आउटपुट पे वैल्यू ट्रू ही देगा। नहीं तो सारे क्लासेस में वैल्यू मुझे क्या देता है, फॉल्स प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज मेरे क्या है, ट्रू है, तब यहाँ पे वो क्या करेगा, 1 देगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज मेरे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। यहाँ पे सारे वैल्यूज मेरे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो ट्रू ट्रू, सॉरी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स ट्रू, सॉरी ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। तो इस तरह से अगर देखोगे तो इसको अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो है 192.168.4.0। ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। कैसे रहेगा, देखो ब्लॉक लेंथ कहाँ पे आया है, थर्ड ऑक्टेट में 2 बिट को छोड़ के, यानी कि इसमें 2 बिट
और आपके फोर्थ ऑक्टेट का 8 बिट्स क्या हो चुका है, होस्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक लेंथ कितना आएगा, ब्लॉक लेंथ आएगा 2^0, 2^1, 2^2 थर्ड ऑक्टेट में। तो 2^2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 आएगा तो 4 सॉरी थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी 4 है। क्या 4 4 के साथ डिविजिबल है, एब्सोल्युटली डिविजिबल है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा नेटवर्क आईडी 192.168.4.1, ये मेरा क्या रहेगा फर्स्ट वैलिड आईपी। उस तरह से अगर आप जाओ, ब्लॉक लेंथ अगर 4 है तो 192.168.4.255 मेरा क्या, सॉरी 1 मिनट, 7.255 मेरा क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट आईडी, 192.168.7.254 मेरा क्या बनेगा लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ही नेटवर्क के थ्रू इन 4 नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, जहां पे यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज करेंगे, CID वैल्यू जो यूज करेंगे वो वैल्यू मेरा क्या रहेगा ना /22 रहेगा, क्योंकि इसमें 8 बिट्स नेटवर्क, इसमें 8 बिट्स नेटवर्क, जब 4 ऑक्टेट का पूरा नेटवर्क हो रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सबनेटेड होने के बाद दो नेटवर्क उसका क्या हो गया, होस्ट में चला गया, बाकी सारे जो नेटवर्क है वो मेरे क्या हो गए, वो मेरे नेटवर्क पे आ गए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, ये वाला वैल्यू तो 8 8 6, 8 + 8 16 + 6 कितना है 22, तो ये रहेगा आपका 22। अगर मैं यहाँ पे इन चारों को एग्रीगेट करके लॉजिकल नेटवर्क बनाता हूं तो उसका नेटवर्क आईडी क्या रहेगा 192.168.4.0, जिसका सबनेट मास्क रहेगा 255.255.250.0, सॉरी 252.0। ठीक है, और अगर आपको स्लैश वैल्यू चाहिए, CID वैल्यू, तो वो रहेगा आपका /22। यहाँ पे अगर आपको सबनेट मास्क निकालना है, वैल्यू आएगा 255.255 डॉट, यहाँ तक आपको सबनेट मास्क निकालना है, वैल्यू कितना होगा, वैल्यू आएगा आपका 252.0। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है डिवाइस के ऊपर, लाइक मल्टीपल, अगर कोई डिवाइस के ऊपर मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क्स अगर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो फिजिकल नेटवर्क को एग्रीगेट करके एक लॉजिकल नेटवर्क फॉर्म करना, स्पेसिफिकली जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैनेज होता है, उस कॉन्सेप्ट का हम क्या बोलते हैं, सुपर नेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इसमें, हर्ष, योगी जी, हेलो योगी जी, डाउट आया इसमें कुछ, अभी तो नहीं है सर। क्लियर है चीज? यस सर। हर्ष आपको सर एक बार आप एंड वाला समझा सकते थे, AND। एंड एक्चुअली हमारा एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, जहां पे 0 0 आउटपुट हमें देगा 0, यानी कि 0 का मतलब होता है फॉल्स। अगर कंडीशन मेरा फॉल्स है तो आउटपुट मुझे फॉल्स ही मिलेगा। 1 का मतलब होता है ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स हुआ, एक कंडीशन ट्रू हुआ, तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर मेरा एक कंडीशन ट्रू, दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ, वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अगर मेरा कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। यानी कि एंड ऑपरेशन जो, सॉरी एंड ऑपरेशन जो होता है, वो एंड ऑपरेशन ये बताता है कि दो कंडीशन के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, आइदर वो वैल्यू फॉल्स होगा नहीं तो ट्रू होगा। अगर मेरा दोनों वैल्यू ट्रू होता है तब जाके वो क्या करेगा, वैल्यू का रिजल्ट आपको ट्रू करके दिखाएगा, अदरवाइज वो सारे वैल्यूज को क्या करेगा, फॉल्स ही डिक्लेयर करता है। ठीक है, वहां पे आप ट्रू के अलावा अगर ट्रू के साथ फॉल्स को अगर पिक भी करोगे ना, तो अभी आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। और कुछ? नहीं सर, बस ही। ठीक है प्रदीप, ठीक है। तो ये चीज अगर समझने में आपको अगर दिक्कत आया होगा, तो इससे भी और ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है। वो क्या है ना, देखो यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में वैल्यूज क्या है, चेंज है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कहां तक वैल्यू इक्वल है। फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू इक्वल है, सेकंड ऑक्टेट का वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे 192.168.0.0/16 कर दूंगा तो क्या होगा ना, ये इजीली हो जाएगा। बट इसमें दिक्कत क्या है, देखो थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू कितना है, 0 है। 0 है का मतलब क्या है, 0 से लेके 255 तक का जो भी वैल्यूज होगा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाला, जो CID वैल्यू करके या फिर जो ब्रोडकास्ट आईडी करके, वहां पे क्या है ना, वहां पे बस 4 ही नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था,
तो वहां पे क्या कर सकते हो, 4 ही नेटवर्क को यूज कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने में, ठीक है। बट यहाँ पे आपको उन चारों के साथ साथ बाकी उस पूरे नेटवर्क के अंदर 0 से लेकर 255 तक जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी नेटवर्क आईडी वहां पे प्रेजेंट होंगे, वो सब भी क्या कर सकते हैं, अलाउ हो सकते हैं, ठीक है। हेलो योगी जी। यस हेलो। सर। यहाँ पे ये चीज समझ में आया? इसको बस यस कुछ सर। नहीं करना, जहां तक सेम है वहीं तक वैल्यू ले लो, बाकी सारे वैल्यूज को जीरो कर लो, और वहां पे क्या करो, स्लैश वैल्यू लगा के उसको डिफाइन कर लो कि दिस इज योर न्यू नेटवर्क आईडी। बट इन दोनों में डिफरेंस है, ये इसमें आपको एग्जैक्टली 4 ही नेटवर्क मिलेगा, 4 5 6 7। जबकि ये वाले जो मैं आपको बताया /16 वाला, इस पे आप क्या कर सकते हो, थर्ड ऑक्टेट में 1 से लेकर 250 है, तो कुछ भी वैल्यूज को लेके वहां पे क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, सॉरी, डिवाइस के ऊपर अलाउ कर सकते हो, ठीक है। कोई डिवाइस के ऊपर अगर ये वाला नेटवर्क आईडी अगर आप यूज करते हो, तो वहां पे 4 5 6 7 के अलावा भी 0 से लेकर 255 तक जितने वैल्यूज है आप सब क्या कर सकते हो, पास करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न के दौर पे आप स्पेसिफिकली क्या करते हैं, ना सुपरनेटिंग को यूज करते हैं, ठीक है। वो भी कोई आईएसपी के थ्रू नहीं, खुद ही उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। और बाकी रहा आपका ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ जानना है इसमें? नो सर। ठीक। यहां तक किसी को अगर डाउट है कुछ तो वो आराम से पूछ सकता है। सही है, 252 कैसे आ गया सर? 254 आ रहा किसमें है किसमें 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 ऐसे इस साइड में, ये किस साइड में? सबनेटिंग 255 राइट साइड में सर। हाँ। ये है ना 2 ऑक्टेट आपका, ये हम्म। किसका कितना है, 2 पर 0 वैल्यू कितना आएगा 1, ये है 2 पर 2 वैल्यू कितना आएगा 4। तो 255 से अगर 5 माइनस करोगे, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मेरा दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा, अभी रुक जाओ। मैं आपको ये बोल रहा था यहाँ पे, ठीक है। आप क्या बोले थे, और अगर ये बताना समीर। सर यही कि 252 कैसे आया सर यहाँ? हाँ, 2 देखो, समझ यहाँ रहे पे हैं? 2 वैल्यूज है ना, 2 to the power 1 का वैल्यू कितना है 2, प्लस 2 to the power 0 का वैल्यू होता है 1, 2 + 1 कितना होगा 3, ठीक है। अरे यहाँ पे जो ऑक्टेट जो हमने लिया, हमने जहाँ पे इक्वल था, जहाँ पे वो इक्वल नंबर ऑफ बिट्स को चूज करने के बाद बाकी जो वहां पे बचा था, जो बिट्स जो बचा था, ठीक है, तो उसका हमने क्या किया था, 0 किया था, यानी कि उसको हम वहां पे होस्ट की तरह आइडेंटिफाई किए थे, यानी कि वो 2 बिट्स मेरा भी कंप्लीटली होस्ट के लिए यूज होगा। तो दो ऑक्टेट का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 2 to the power 0 यानी कि 1, दूसरे का है 2 to the power 1 2, तो 2 + 1 कितना होगा 3। तो 3 होते ही 255 से इसको माइनस कर दो, 255 से अगर मैं 3 माइनस करूँ वैल्यू कितना आएगा यस सर, 252। हो गया सर। नहीं तो फिर हम्म। आप काम कर सकते हो, बाकी जो वैल्यूज बचे थे, लाइक ये 3 3 6 जो वैल्यूज बचे थे, ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, तब भी आपको पता लग जाए कि जो होस्ट का रिक्वायरमेंट आपने मुझे दिए थे वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है, ठीक है। यस सर। ओके। हिमांशु, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, योगी जी क्लियर है? हेलो। यस सर। हर्ष आपका तो हाँ सर। क्लियर है? हाँ योगी जी क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला क्लियर है। ठीक है ठीक है। गाइस यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट मुझे टाइम दे दो, मैं बस वॉशरूम से आ रहा हूँ, ठीक है।
हेलो 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 गाइस, am I audible? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक डाउट नहीं है? No, sir. ठीक। उसके बाद नेटवर्क लेयर का एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, ठीक है, वो है हमारा आईपी हेडर फॉर्मेट। एक्चुअली आईपी हेडर फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब हमारा डेटा जनरेट होता है एप्लीकेशन लेयर पे, तो वो डेटा कौन से प्रोटोकॉल को यूज करेगा और किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। लाइक आगे जाके वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी को यूज करेगा या यूडीपी को यूज करेगा, उस चीज का इंफॉर्मेशन उसका एप्लीकेशन लेयर पे मिल जाता है। अगर मेरा डेटा का साइज कंपैरिजन विथ एमटीयू अगर ज्यादा है, तो टीसीपी को अगर वो यूज करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वहां पे क्या होगा, सेगमेंटेशन को वो परफॉर्म करेगा और वहां पे डेटा को सेगमेंटेशन के दौरान मल्टीपल पीसेस में तोड़ देता है। और वहां से डेटा हमारा क्या होता है, उस डिवाइडेड डेटा वन आफ्टर अनदर वहां पे क्या होता है, आगे फॉरवर्ड होता है। बट डेटा आगे फॉरवर्ड होने से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद वो जब नेटवर्क लेयर में पहुंचता है, वहां पे लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेसिंग के प्रोसेस के दौर पे डिवाइस टू डिवाइस एक लॉजिकल वैल्यू उसके ऊपर टैग होता है, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, जहां पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगने के बाद ही वहां पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन बाहर आउटसोर्सिंग होने के लिए कैपेबल होता है। जैसे कि हम अगर कोई चिट्ठी वगैरह भेजे जाते हैं या फिर कोई मेल वगैरह पे हम अगर भेजते हैं, तो वहां पे क्या होता है, खुद का एड्रेस के साथ साथ दूसरे का भी एड्रेस वहां पे मेंशन करते हैं, स्पेसिफिकली उसका नेम वहां पे मेंशन रहता है। वैसे ही आईपी एड्रेसेस हमारे डिवाइस के ऊपर लॉजिकल नेम की तरह होते हैं। तो जब हम कोई डेटा डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उस डेटा के ऊपर कुछ लॉजिकल नेम मेंशन होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन टैग करने के लिए जो डेटा होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन होने के बाद वो उस डेटा को क्या करता है, नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड कर देता है, और नेटवर्क लेयर उसके ऊपर और क्या लगाता है, हमारा लॉजिकल नेम यानी कि आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन टैग करता है। और साथ में टीसीपी जो प्रोटोकॉल फंक्शनैलिटी वो वहां पे यूज करता है, उसका सारा का सारा मैनेजमेंट जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, हमारा ना नेटवर्क लेयर के पास। क्योंकि नेटवर्क लेयर के अंदर ही हमारा प्रोटोकॉल करके फील्ड होता है, जहां पे सारे के सारे प्रोटोकॉल किस तरह से हमारा रिएक्ट करेंगे, उनका रोल, उनका बिहेवियर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे उसके अंदर हमारा ये रहता है, अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर से निकलने के बाद डेटा हमारा सीधा जाता है नेटवर्क लेयर के पास, और वहां पे वेरियस इंफॉर्मेशन टैग होता है। ठीक है, उसको अगर यहीं पे पॉज करके अगर मैं वहां पे यूडीपी के कॉन्स्टेंट आपको बताऊं, अगर मेरा डेटा साइज अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन विद एमटीयू साइज अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो डेटा जब आउटसोर्सिंग होने के लिए पहुंचता है हमारे यूडीपी के पास और हमारे डिवाइस के पास, अगर वो वहां पे यूडीपी को यूज करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन जैसा कोई भी प्रोसेस यूडीपी के दौरान परफॉर्म नहीं करता। तो वो डेटा वहां पे सिंपली यूडीपी को क्या करता है, टैग करता है, और साथ में उस पैकेट को नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड कर देता है। और नेटवर्क लेयर वहां पे जब खुद चेक करता है कि नहीं, ये डेटा का साइज अकॉर्डिंग टू एमटीयू साइज ज्यादा है, तो वहां पे नेटवर्क लेयर में भी एक डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वहां पे जो स्मॉलर पीसेस ऑफ डेटा मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। तो ये सारे चीजें मैनेज होता है हमारा नेटवर्क लेयर में, और ये सारे चीजें मैनेज होने के बाद उसको वहां पे इन सारे इंफॉर्मेशन को उस डेटा के ऊपर क्या करना होता है, टैग करना होता है। और वो टैग करने के लिए जो स्पेसिफिक फील्ड को यूज करता है, जो स्पेसिफिक वैल्यूज को यूज करता है, वो उसको एक टेबल के अंदर अरेंज करता है, जिस टेबल को हम वहां पे आईपी हेडर करके बोलते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम है हमें आईपी हेडर फॉर्मेट देखने का, तो उसको ओपन करते हैं। तो ये रहे आपके सामने हमारा आईपी हेडर फॉर्मेट। यूजुअली ये जो फॉर्मेट मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया है, ये हमारा IPv4 का फॉर्मेट है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है वो नॉर्मली 20 बाइट का रहता है, बट कुछ केसेस में उसका साइज अप टू 64 बाइट तक हो सकता है। 64 बाइट पे होने के लिए वहां पे उसको एक प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट ऑफसेट। ठीक है, क्या होता है थोड़ा उसको समझते हैं। ठीक है, अगर ये 20 बाइट का है, तो यूजुअली 1 2 3 4 5 फील्ड का है, तो ईच फील्ड मेरा कितने बिट का होगा,
4 बाइट का होगा। तो यहाँ पे वर्जन फील्ड देखो, वो यहाँ पे ये कैरी करता है कि आईपी प्रोटोकॉल का कौन वर्जन है, IPv4 है या IPv6 है। उसके बाद हेडर लेंथ, यानी कि हेडर का साइज 20 बाइट है या 64 बाइट है, कितना साइज है। ये होता है हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस, या उसको हम टाइप ऑफ सर्विस भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली क्या है, जो पैकेट यानी कि आईपी एड्रेस उस डेटा के ऊपर टैग होने के बाद वहां पे जो डेटा होता है, उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे एक नेम को हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैकेट। ठीक है, तो पैकेट फॉर्म होने के बाद वहां पे डेटा क्या होता है, आउटसोर्सिंग होता है। तो उस डेटा को मॉडिफाई करके हम किस तरह से डिवाइस टू डिवाइस हमारे अकॉर्डिंग डेटा को नेगोशिएट कर सकेंगे, उसका इंफॉर्मेशन, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट इस टाइप ऑफ सर्विस, इस क्वालिटी ऑफ सर्विस के पास रहता है। ठीक है, जो आपके इस कोर्स मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, आगे अगर आपको हायर स्टडीज करना है या फिर कोई नेटवर्किंग का अगर स्टूडेंट होगा, वो आगे जाके इसके बारे में पढ़ेगा। ठीक है, ये होता है आपका क्या, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब हेडर का साइज प्लस डेटा का साइज, दोनों को मिलाकर जो वैल्यू निकलता है उसको यहाँ पे टोटल लेंथ के फील्ड में टैग करता है। ये होता है आपका आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे होता है हमारा फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। तो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस पे जब वो डेटा को डिवाइड करता है, तो वहां पे वो कौन सा फॉर्मेट डेटा के ऊपर टैग करता है ताकि वो डेटा अगले साइड पे जाकर रीअसेंबल हो सके। तो वो आइडेंटिफिकेशन को क्या क्या यूज करता है, उस चीज का इंफॉर्मेशन वो इस आइडेंटिफिकेशन फील्ड में टैग करता है। ठीक है, और यहां पे रहा उसका फ्लैग्स। ये जो 3 फील्ड अभी आपके सामने दिख रहा है, 0, DF, MF, ये उसका फ्लैग है जिसको मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसका फ्रैगमेंट ऑफसेट, ये वहां पे क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन फील्ड में वो कौन सा फील्ड लगा के डेटा को आइडेंटिफाई किया है, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैरी होता है, और वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके डेटा क्लाइंट साइड पे रीअसेंबल करता है, जिस वजह से वो यहाँ पे क्या करता है, फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड को यूज करता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका टीटीएल। टीटीएल मतलब होता है टाइम टू लीव। ये समझते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज आपको समझना पड़ेगा। ये हेडर चेकसम तो ऑलरेडी मैंने आपको टीसीपी में समझा दिया था, डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये रहा आपका क्या, प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड आपका 8 बिट्स होता है। अगर आप इसको 2 पर 8 करके अगर वैल्यू निकालो तो 256 होगा, 0 से लेकर 255। यहाँ पे सारे के सारे प्रोटोकॉल क्या होते हैं, मैनेज होते हैं। तो इसका हर एक प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल नंबर्स यूज किया जाता है, जिसको आप चाहो तो इसके थ्रू देख सकते हो, लाइक दिस। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं प्रोटोकॉल नंबर्स, ये रहा आपका आए ना। ठीक है, जो इस सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह को मैनेज करता है, यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेके, यहाँ पे 0 से लेके नीचे चले जाओ 256 तक, 255 तक क्या है, मेरा प्रोटोकॉल मैनेज्ड होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्रोटोकॉल स्विट में हम जो प्रोटोकॉल आगे जाकर पढ़ेंगे, आईसीएमपी, जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला प्रोटोकॉल है। टीसीपी अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको नंबर 6 पे मिलेगा, और यूडीपी आपको मिलेगा नंबर 17 पे। यूडीपी ये रहा आपका यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो कौन से प्रोटोकॉल डेटा के ऊपर टैग होगा, उसका रोल किस तरह से रहेगा, उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस प्रोटोकॉल फील्ड में मैनेज्ड होता है, मैनेज्ड है, मेंशन है। ठीक है, तो हर एक प्रोटोकॉल को वहां पे एक यूनिक प्रोटोकॉल नंबर के साथ क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए हम वहां पे लॉजिकल नंबर्स को यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे आपको 2 चीज समझाना है, ये फ्लैग्स और टीटीएल। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो फ्लैग्स होता है वो स्पेसिफिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है 0, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिजर्व फ्लैग। रिजर्व फ्लैग, रिजर्व फ्लैग का मतलब क्या होता है, अभी इस फ्लैग का कोई फिलहाल तो कोई यूज है नहीं। ठीक है, आगे अगर कभी कोई चीजों के लिए हमें फ्लैग्स की जरूरत पड़ा, हम उस जगह पे क्या करेंगे, इस टिपिकल फ्लैग को यूज करके हमारा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसका बाद है आपका डीएफ। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट। डोंट फ्रैगमेंट यानी कि जो डेटा नेटवर्क लेयर पे आता है वो वहां पे चेक करेगा क्या ये डेटा का जो साइज है वो M2 साइज से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फ्रैगमेंटेशन करना जरूरी है। अगर डेटा साइज अकॉर्डिंग टू M2 साइज बड़ा नहीं है तो वहां पे हमारा फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म नहीं होगा।
तो उसके लिए वहां पे जो फ्लैग वो यूज करता है उसको बोलते हैं डीएफ फ्लैग, जो होता है हमारा डोंट फ्रैगमेंट, यानी कि फ्रैगमेंट नहीं होगा। यानी कि वहां पे ये जो फ्लैग होता है वो कंसीडर करता है क्या वहां पे डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस होना चाहिए या नहीं चाहिए, जिसके लिए ये जो डीएफ होता है वो हमारा सिंगल बिट का होता है। तो सिंगल बिट में दो ऑप्शंस रहते हैं। अगर मेरा वैल्यू एक बिट का होता है तो वहां पे ऑप्शन कितना रहेगा, दो। एक रहेगा आपका 1, दूसरा रहेगा आपका 0। ठीक है, 0 अगर है तो वहां पे आपका क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन इज नॉट नीडेड। अगर 1 है तो फ्रैगमेंटेशन इज नीडेड। ठीक है, अगर यहां पे डीए बिट में वैल्यू अगर 1 है तो फ्रैगमेंटेशन होगा, अगर 0 है तो फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा। जबकि एमएफ करके वहां पे वो फ्लैग यूज करता है जो वहां पे क्या करता है, डिवाइस के ऊपर डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस को मैनेज करता है, जिसको हम बोलते हैं मोर फ्रैगमेंट्स। ये भी हमारा एक बीट का होता है। एक बीट का होगा तो दो ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा 0, दूसरा रहेगा 1। अगर मेरा वैल्यू कोई डेटा के ऊपर अगर 0 लग के गया, लाइक ये एमएफ बीट स्पेसिफिकली क्या करता है, डिवाइस टू डिवाइस डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस को मैनेज करता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, लाइक अगर ये डेटा जा रहा है, ठीक है, और उसके पास ये डेटा भेजने के बाद उसके पास और 6 डेटा बचा है, ठीक है, और उस डेटा के ऊपर वहां पे क्या करेगा, वैल्यू कैरी करेगा 1। ठीक है, 1 का मतलब क्या है कि इस कनेक्शन को, इस कनेक्टिविटी को ब्रेक ना करो। ठीक है, लाइक 0 का मतलब होता है दिस इज लास्ट फ्रैगमेंट, लाइक दिस इज द लास्ट पीस ऑफ डेटा। ठीक है, और 1 का मतलब वो होता है दिस इज नॉट द लास्ट फ्रैगमेंट। 1 लग के जाता है तो इसका मतलब क्या होता है ना, और भी डेटा मेरे पास पेंडिंग है, तो इस कनेक्शन को टर्मिनेट मत करो। अगर कोई डेटा आखिरी में नेगोशिएट होता है डिवाइस के ऊपर, बिल्कुल आखिरी के डेटा के ऊपर, तो वो वहां पे क्या करता है, एमएफ बिट में वैल्यू 0 टैग करता है, जिससे अगले साइड के डिवाइस उस वैल्यू को रिसीव करके ये क्या करता है, अंदाजा लगाता है कि जो वैल्यू वहां पे आया है फ्रैगमेंट के ऊपर 0, इसका मतलब यही है कि अभी कोई डेटा मुझे और रिसीव नहीं होगा। तो अभी ये जो कनेक्शन हमारे डिवाइस टू डिवाइस एक्टिवेट हो रखा है उसको हम क्या कर दें, टर्मिनेट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे मल्टीपल फ्लैग्स को यूज करके डेटा डिवाइडेशन होगा, सॉरी डेटा हमारा स्मॉलर स्पेसेस में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, साथ में डेटा कम्युनिकेशन, डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस डिवाइस के ऊपर नेटवर्क लेयर मैनेज करता है, जिसके लिए वहां पे दो तरह के फ्लैग्स डीएफ और एमएफ करके जो फ्लैग्स होते हैं उसको यूज करता है। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके, उसके बाद होता है हमारा क्या ना, टीटीएल। टीटीएल जो है वो है टाइम टू लीव। ये स्पेसिफिकली एक नंबर रेंज कैरी करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पे ये हमारा 8 बिट का वैल्यू कैरी करता है। यहां पे लिखा है, देख रहे हो, टीटीएल वैल्यू 8 बिट का वैल्यू कैरी कर रहा है। तो इससे क्या होता है, ये जो 8 बिट का वैल्यू यहां पे वो कैरी करता है ना, कहां से, 0 से लेकर 255 तक, डिफरेंट डिफरेंट ओएस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या किया गया है, मेंशन कर रखा है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका एक टीटीएल वैल्यू है जो है हमारा 128। ठीक है, दूसरा होता है क्या हमारा लिनक्स, अगर कोई लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका टीटीएल वैल्यू होगा 64। तो एक्चुअली ये वैल्यू क्या करता है, एक्चुअली जो टीटीएल है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म है हमारे डिवाइस के ऊपर, जो स्पेसिफिकली डिवाइस के ऊपर इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन के दौरान जो लूप क्रिएट होता है, जो राउटिंग लूप वहां पे क्रिएट होता है, उसी लूप को प्रिवेंट करने के लिए इस टेक्निक को डेवलप किया गया था। ठीक है, लाइक जब भी कोई डेटा डिवाइस से क्या होगा, जनरेट होगा, उस डिवाइस के ऊपर क्या होगा ना, टीटीएल करके वैल्यू उसके ऊपर हम टैग कर देंगे। वो डेटा कोई भी लेयर 3 डिवाइस,
कोई भी लेयर 3 डिवाइस लाइक राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, कोई भी लेयर 3 डिवाइस को जब वो क्रॉस करता है, रिसीव करने का टाइम कुछ नहीं होगा, जब उस डिवाइस को एग्जिट करेगा उसमें क्या होगा ना, जो टीटीएल वैल्यू होगा उसमें से एक काउंट उसका क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और डिग्रेड होता होता जब वो पैकेट का साइज 0 हो जाएगा तो 0 पैकेट एक इनवैलिड पैकेट होता है, और इनवैलिड के वजह से वो पैकेट खुद को ही क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद जो पैकेट अनवांटेड पैकेट होने की वजह से पूरे नेटवर्क में घूम रहा था एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, वो पैकेट कहां पे क्या हो जाएगा, खुद ब खुद उस नेटवर्क से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता था एक राउटिंग लूप को टर्मिनेट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टीटीएल बोलते हैं। बट इस चीज को अगर आप चाहो तो डिवाइस के ऊपर क्या कर सकते हो, जो हमारे जो साइबर सिक्योरिटी में है आप उसको यूज कर सकते हो फॉर गेसिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन योर टारगेट सिस्टम। टारगेट सिस्टम के ऊपर मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, कंसीडर भी कर सकते हो। अगर आप अपने टारगेट को पिंग कर रहे हो और पिंग करने के दौरान आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है और उस वैल्यू, मान लो वैल्यू आपको मिल रहा है 124 का, तो ये वैल्यू किस वैल्यू के नजदीकी वैल्यू है, 128 का, यानी कि मेरा सामने वाला जो डिवाइस है वो मे बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। ये आपको एक क्या मिल जाएगा, एक प्री अजम्पशन मिल जाएगा जिसके थ्रू आपको टारगेट करने में और ज्यादा आसानी होगी। दूसरा होता है 64। अगर आप पिंग कर रहे हो, लाइक अगर आप यहाँ पे खुद देखोगे, मैं अगर यहाँ पे क्रॉ के वेबसाइट को पिंग करता हूं, पिंग crow.in, ठीक है, टर्मिनेट हो गया क्या, पिंग क्रॉसेक डॉट, यहां पे देखो टीटीएल वैल्यू कितना आ रहा है, 1 मिनट, पिंग क्रॉसेक .com, ठीक है। यहां पे गाइस देखना टीटीएल वैल्यू कितना आ रहा है, 50। ये जो 50 वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये किसके नजदीकी वैल्यू है, 64 की नजदीकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम इस तरह से गेस कर सकते हैं जो क्रो का सर्वर चल रहा है वो मे बी लिनक्स बेस्ड सर्वर के ऊपर मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टीटीएल वैल्यू जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था लूप को अवॉइड करने का, उस चीज को हम वहां पे क्या कर सकते हैं ना, हमारे टारगेट सिस्टम के ओएस के इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वन मिनट, देखो तो ये था आपका टीटीएल और फ्लैग। फ्लैग डन है, टीटीएल भी डन है, प्रोटोकॉल तो आपको बता दिया। चेकसम तो ऑलरेडी मैंने आपको टीसीएम में ये बता रखा था, वो क्या करता है, डेटा इंटीग्रिटी को चेक करता है। हर वैल्यूज के ऊपर जो टैग हम जो वैल्यू हम इसके ऊपर टैग करते हैं उस वैल्यूज के ऊपर वो क्या करता है, हैशिंग एल्गोरिथम को रन करता है, और वहां पे जो उसको साइफर टेक्स्ट मिलता है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, उसके रिसीवर एंड पे पैकेट को फॉरवर्ड करता है। और रिसीवर जब खुद से सेमी प्रोसेस को कंसीडर करके हेक्साडेसिमल फॉर्म के जो वैल्यूज को मिलता है उस वैल्यू को इस चेकसम के सॉरी इस चेकसम वाले फील्ड में टैग हुए वैल्यू के साथ मैच कराता है। अगर दोनों वैल्यू मेरे मैच हो गए तो डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। अगर मेरा दोनों वैल्यू मैच नहीं हुए तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, और हमारे हेडर अगर मिसमैच हुए तो मेरा क्या होगा ना, डेटा के अंदर किसने मॉडिफिकेशन किया है, तो इस वजह से डिवाइस डेटा को रिसीव नहीं करेगा या फिर वो फर्दर प्रोसेस उसके रिलेटेड एक्शन वो कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फील्ड का ऑप्शन क्या है, उसके बाद हमारा फील्ड का ऑप्शन है सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जहां पे डिवाइस खुद के आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन में टारगेट का आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन टैग करता है। और यहाँ पे वो यूज करता है ऑप्शन फील्ड। ऑप्शन फील्ड वो किस लिए यूज करता है, देखो जैसे हमारा एमटीयू साइज है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वैसे वहां पे और एक एमटीयू भी है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो ये डिफाइन करता है एक डेटा का लेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए
जिसके वजह से वो बाहर आउटसोर्सिंग हो सके। ठीक है, उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, जब कोई डेटा का लेंथ मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट से छोटा है यानी कि कम है, तो उस जगह पे वहां पे क्या करता है, ऑप्शन फील्ड में डेटा पैडिंग करके एक प्रोसेस चलाता है, जहां पे फॉल्स अमाउंट ऑफ डेटा उस डेटा के ऊपर वो टैग करता है, जहां पे डेटा का लेंथ हमारा इंक्रीज हो जाता है और वो साइज इतना तक इंक्रीज होता है ताकि जो हमारा मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट है डेटा उसके लेवल पे या फिर उससे ज्यादा हो जाए। जब इस प्रोसेस को नेटवर्क हेडर सॉरी आईपी हेडर के फील्ड में जब परफॉर्म किया जाता है, उस प्रोसेस को हम डेटा पैडिंग बोलते हैं, और उस केसेस में इस हेडर लेंथ का साइज इंक्रीज होके अप टू 64 बाइट तक हो जाता है। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर आईपी हेडर। इसमें डाउट है किसी को किस जगह पे? नो सर। सर इसका प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं? प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल जो सारी चीजें हैं मैं आपको दिखा दूंगा। आपको टीसीपी का मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था? नहीं सर, वो क्लास मैंने नहीं ज्वाइन किया था। नहीं ज्वाइन किए थे? नहीं। इसको मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल दिखाऊं बाद में दिखा दूंगा? कोई नहीं सर, बाद में दिखा देगा। ठीक है, हर्ष, प्रदीप, योगी जी, यस सर, क्लियर है कि डाउट है? क्लियर सर। क्लियर है ये तो। ओके डन। बाकी अभी बचा डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर मैं डेटा लिंक लेयर की बात करूं, जैसे मैंने आपको नेटवर्क लेयर के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल रहता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं डेटा लिंक लेयर की बात, तो डेटा लिंक लेयर हमारे डिवाइस के लाइक विद इन अ नेटवर्क इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, लाइक लैन हमारा सॉरी नेटवर्क हमारा एक लैन से दूसरे लैन में, अगर मान लो ये मेरा लैन 1 है, ये मेरा लैन 2 है, तो नेटवर्क लेयर हमारा इन दोनों लैन के बीच में जब डेटा कम्युनिकेशन होगा उसी चीज को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। बट जब एक लैन है यानी कि एक नेटवर्क अगर है, तो नेटवर्क के अंदर भी तो डिवाइसेस होंगे, वो भी तो आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहे होंगे। उस चीज को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे डेटा लिंक लेयर के पास होता है। ठीक है, और इस चीज को मैनेज करने के लिए हम डेटा लिंक लेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखे हैं। एक है हमारा एलएलसी, दूसरा है हमारा मैक। एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये हमारा सब लेयर है किसी का डेटा लिंक लेयर का। ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर क्या होता है, जब हमारा डेटा डिवाइस से कोई मीडियम के थ्रू अगर दूसरे साइड डिवाइस के साथ नेगोशिएट होता है, ठीक है, लाइक डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी, जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। आइदर हम उस चीज को परफॉर्म करने के लिए वायर यूज कर सकते हैं, नहीं तो वायरलेस मीडियम को यूज कर सकते हैं। कोई भी मीडियम अगर हम वहां पे यूज करते हैं और दोनों डिवाइस के बीच में डेटा नेगोशिएट होता है, तो वो जो डेटा डिवाइस से उस वायर मीडियम में कन्वर्ट होता है या फिर अगले साइड पे वायर मीडियम से मशीन फॉर्म में जो रिकन्वर्ट होता है, ये जो सारे का सारे लॉजिकल कन्वर्जन का प्रोसेस होता है वो मैनेज होता है हमारा एलएलसी के थ्रू। और साथ में उसका अगर एक मैकेनिज्म अगर आपको नेटवर्किंग में थोड़ा डीप डी करोगे तो आपको ये पता लगेगा, एलएलसी हमारा मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वहां पे जो विंडो साइज का इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होता है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी के दौरान, तो वहां पे भी एलएलसी हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, सॉरी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो विंडो साइज को नेगोशिएट करने का जो मेजर टास्क है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, साथ में रहा आपका मैक। तो मैक जो होता है, मैक होता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये टिपिकली क्या करता है, ये एक डिवाइस को एक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा आईपी एड्रेस एक डिवाइस को लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो जो आईपी एड्रेस हम डिवाइस के ऊपर यूज करते हैं मे बी सेम आईपी एड्रेस मल्टीपल डिवाइस के ऊपर आपको मिल सकता है, बट जो मैक एड्रेस होता है वो हर एक डिवाइस का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, वो कभी भी दो डिवाइस के सेम नहीं हो सकते। हर डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, यानी कि ग्लोबली एक डिवाइस
खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए इस वैल्यू को यूज करता है। ठीक है, टिपिकल अगर मैं मैक एड्रेस के बारे में आपको बताऊं तो ये हमारा 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स का मतलब 6 बाइट का। ठीक है, और ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम वहां पे हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज करते हैं। और यहां पे अगर देखोगे तो इस वैल्यू को क्या कर रिप्रेजेंट करने के लिए वो वहां पे 12 कैरेक्टर को भी यूज करता है। वहां पे 12 कैरेक्टर्स को भी वो क्या करता है, यूज करता है। यानी कि कोई भी डिवाइस के ऊपर जो भी आपको मैक एड्रेस मिलेगा वो हमेशा कितने वैल्यूज का होगा, 12 कैरेक्टर का होगा, और जिसका लेंथ होगा वो होगा 6 बाइट या फिर 48 बिट्स का। ठीक है, और वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली डेटा लिंक लेयर हमारा विद इन अ लेयर डेटा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा विंडो साइज नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हमारे डिवाइसेस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वहां पे क्या होता है, जब हमारा डेटा नेटवर्क लेयर को क्रॉस करता है यानी कि लॉजिकल एड्रेसिंग के बाद जब हमारा डेटा आउटसोर्सिंग होने के लिए रेडी होता है तो उसको वहां पे और एक चीज और एक इंफॉर्मेशन की नीड होता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इंफॉर्मेशन। यानी कि एक डिवाइस का ग्लोबली यूनिक आईडी जो है हमारा मैक एड्रेस वो नीड करता है। तो जो हमारा डेटा लिंक लेयर है वहां पे एक हेडर फॉर्मेट होता है, वो वहां पे भी क्या करता है, कुछ टिपिकल वैल्यूज को यूज करता है उस डेटा के ऊपर टैग करने के लिए। ठीक है, जिसको हम वहां पे डेटा लिंक हेडर या फिर इथरनेट हेडर करके डिस्क्राइब करते हैं। और यहां पे वो जो हेडर हम डिस्क्राइब करते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारा हेडर पार्ट, जिस हेडर का साइज होता है 14 बाइट का। ठीक है, तो हेडर का साइज जो 14 बाइट है वो कैसे है उसको थोड़ा देखो। उस 14 बाइट में 3 फील्ड होता है। एक होता है आपका डेस्टिनेशन मैक यानी कि टारगेट सिस्टम का मैक एड्रेस फिजिकल वैल्यू। दूसरा होता है हमारा सोर्स मैक, जहां से जिस सिस्टम से हम रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं उस डिवाइस का मैक एड्रेस जो है हमारा 6 बाइट का। उसके बाद यहाँ पे टाइप फील्ड करके एक 2 बाइट का एक इंफॉर्मेशन टैग होके जाता है जो वहां पे बताता है कि यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म होने के लिए IPv4 यूज किया गया है या IPv6 यूज किया गया है। ठीक है, तो ये कितने साइज का हुआ, 662 यानी कि 14 बाइट का। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, यहां पे रहेगा हमारा NTU साइज यानी कि डेटा, और डेटा के बाद यहां पर रहेगा एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं FCS। FCS का मतलब होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये हमारा क्या है, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट हेडर फॉर्मेट में चेकसम फील्ड था, ये वैसे इस लेयर का क्या है, एक चेकसम फील्ड है। वो वहां पे क्या होता है, जब हम डेटा के ऊपर नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेसिंग का पार्ट परफॉर्म कर लेते हैं तब उस डेटा को उस लेयर पे आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकली हम वहां पे एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे वैसे ही जब उसके ऊपर फिजिकल एड्रेस को टैग किया जाता है, डेटा को परमानेंटली आइडेंटिफाई किया जाता है ना कौन से डिवाइस का ये डेटा है, तो उसके बाद उस डेटा का जो टर्म है, उस जगह पे डेटा का जो टर्म हम यूज करते हैं डेटा को लेयर के हिसाब से आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका वहां पे बोला जाता है वहां पे फ्रेम। और उस फ्रेम को उस फ्रेम के अंदर, एक फ्रेम के अंदर जो भी डेटा है वो सिक्योर है कि नहीं है उस चीज को कंफर्म करने के लिए एक प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है जिसको हम बोलते हैं FCS। और ये एंटायर प्रोसेस एक प्रोसेस के थ्रू सिक्योरिटी चेक परफॉर्म करता है, एक तरह के सिक्योरिटी चेक वहां पे वो चेक करता है जिसको हम बोलते हैं CRC। CRC स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। जिस प्रोसेस के दौरान वो इस एंटायर हेडर में और उस पूरे डेटा में इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर हेडर ये जो हमारा FCS होता है ये हमारा होता है 4 बाइट का, जिसको हम इस पर्टिकुलर हेडर का टेल पार्ट भी बोलते हैं, यानी कि टेलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर स्पेसिफिकली इस तरह से काम करता है।
डेटा लिंक लेयर में कुछ डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है? यस सर। योगी जी यस सर। डन? हाँ डन। हर्ष, प्रदीप? हाँ सर क्लियर। ठीक। उसके बाद है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की अगर मैं बात करूं, फिजिकल लेयर हमारा स्पेसिफिकली डिवाइस के ऊपर फिजिकल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और फिजिकली डिवाइस लाइक जितने हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जिन जिन डिवाइसेस को आप टच कर पाओगे ना, वो हमारे क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। ऑल द टेंजिबल पार्ट ऑफ आवर डिवाइस स्पेसिफिकली नेम्ड एज हार्डवेयर डिवाइस, एफ ए हार्डवेयर पार्ट। तो स्पेसिफिकली फिजिकल लेयर हमारा क्या करता है ना, हमारे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस किस तरह से प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगे और उनके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नेगोशिएट करेगा, तो वो चीज को मैनेज करता है। यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस को अरेंज करना, उनके ऊपर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का जो मेजर टास्क होता है, वो हमारा फिजिकल लेयर परफॉर्म करता है। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर मैं वहां पे कुछ बात करूं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, केबल्स हैं, हमारे डिवाइस का एनआईसी कार्ड, वो सारे के सारे चीज हमारे किसके थ्रू मैनेज होते हैं? फिजिकल लेयर के थ्रू मैनेज होते हैं। ठीक है? और उसका पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी और उसका जो इंटरेक्शन ज्यादा रहता है, वो हमारा डेटा लिंक लेयर के थ्रू रहता है। ठीक है? और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर कोइंसिडेंटली इतने क्लोजली इंटरेक्शन करते हैं, तो उन दोनों को अगर डिटेल स्टडी किया जाए तो दोनों को एक ही तरह ही लगता है कि एक्चुअली ये दोनों का टास्क एक ही है। ठीक है? बट डेटा लिंक लेयर हमारा डिवाइस के ऊपर फिजिकल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का रोल प्ले करता है, जबकि डेटा लिंक लेयर एक डेटा को एक परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करने का टास्क परफॉर्म करता है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है? तो यहां पे अगर मैं आपको बता दूं, मान लो यहां पे एक डिवाइस, ओ तेरी, ये मेरा डिवाइस है ए और ये मेरा डिवाइस है बी। ठीक है? इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं। डन। देखो, अगर मैं इस चीज को आपको थोड़ा समझाऊं, ध्यान से देखो, यहां से क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर पे हमारा क्या होगा, डेटा जनरेट होगा। ठीक है? प्रेजेंटेशन लेयर पे जब डेटा यहाँ पे जनरेट होता है, तब डेटा हमारा डेटा ही रहता है। जब डेटा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचता है, ठीक है, तो वहां पे डेटा जिस टाइप का होगा, वीडियो फॉर्मेट में है या फिर हमारा ऑडियो फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फाइल में है, पीडीएफ में, किस टाइप का है वो डेटा, वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है ना, उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। साथ में सेशन लेयर पे वो जब जाता है, वो डेटा सेशन डेटा हो जाता है। लाइक वो फुल डुप्लेक्स में जाएगा, हाफ डुप्लेक्स में जाएगा, किस टाइप के थ्रू उसको हम मैनेज किया ये करेंगे, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है? उसके बाद क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा डेटा जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर वहां पे टीसीपी यूज करता है, तो उसको हम सेगमेंट डेटा बोलते हैं। यहाँ पे डेटा का नाम क्या हो जाता है? सेगमेंट हो जाता है। आफ्टर सेगमेंटेशन, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम नेम यूज करते हैं, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। जब सेम ही डेटा हमारा नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है और उसके ऊपर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का इंफॉर्मेशन लग जाता है, यहाँ पे डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्निकली नेम यूज करते हैं पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेसेस का इंफॉर्मेशन टैग होने के बाद डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम यहाँ पे यूज किया जाता है, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। और फिजिकल लेयर में डेटा क्या करता है, जो भी फिजिकल मीडियम होता है डेटा आउटसोर्सिंग करने के लिए अगले साइड पे, उस मीडियम के हिसाब से वो डेटा क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे डेटा को हम क्या बोलते हैं, रॉ बिट्स बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लॉजिकल नेम हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पीडीयू बोलते हैं। पीडीयू स्टैंड्स फॉर प्रोसेस
डेटा यूनिट, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस डेटा यूनिट। ठीक है, और यहां पे अगर देखोगे प्रेजेंटेशन लेयर में स्पेसिफिकली 3 मेजर टास्क भी परफॉर्म होता है। एक होता है क्या हमारा, वो होता है हमारा एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन। ये क्या होता है, थोड़ा उसको देखो। एनकैप्सुलेट डिकैप्सुलेट क्या होता है, जब एप्लीकेशन लेयर पे डेटा हमारा जनरेट होता है ना, तब वो डेटा डेटा रहता है, बट डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है तो उसके ऊपर फॉर्मेट टैग हो जाता है। सेशन लेयर पे आके सेशन आईडी और उसके वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन उसके ऊपर टैग हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर टैग हो गया। नेटवर्क लेयर पे आया सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी मेरा टैग हो गया। डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल सॉरी सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन टैग हो गया। और फिजिकल लेयर में फिजिकल लेयर का वैल्यू टैग होने के बाद डेटा मेरा क्या हो गया, आउटसोर्सिंग होने के लिए रेडी हो गया। तो देखो डेटा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे क्या होता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कोट होता हुआ जा रहा है। ये जो रैपिंग का प्रोसेस, डिफरेंट लेयर डेटा जब लेयर टू लेयर मूव करता है, उस भी जब जनरेट होता है ना, जब ये कोटिंग का प्रोसेस चलता है, इस कोटिंग के प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और अगले साइड पे जब वो डेटा रिसीव होता है, तब वहां पे क्या होता है, वन आफ्टर अनदर वो जो वैल्यूज हैं, वो जो हेडर्स है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे फिजिकल लेयर पे पहुंचा तो ये जो हेडर है वो क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। एक मिनट, वो वहां से हट गया। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जब वो डेटा लिंक लेयर पे पहुंचा तो जो डेटा लिंक हेडर है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। उसके बाद नेटवर्क का हटेगा, फिर ट्रांसपोर्ट का हटेगा, फिर सेशन का हटेगा, फिर प्रेजेंटेशन का हटेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा जब पहुंचता है, उसके बाद यूजर उसको क्या करता है, ओपन करके उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करके क्या करता है, डेटा उसको फाइनली रिसीव होता है। अगले साइड पे जो डिफरेंट डिफरेंट हेडर का इंफॉर्मेशन सोर्स साइड से कोट होता हुआ आया था, रिसीविंग एंड पे वो कोटिंग क्या होता है, वन आफ्टर अनदर उसके ऊपर से हट जाता है। तो इस अनरैपिंग प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, डिकैप्सुलेशन बोलते हैं। और अगले साइड पे इस प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये जो सर्विस है ये स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन लेयर से स्टार्ट होता है और अगले साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर पे खत्म होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्या, एनकैप्सुलेशन। ये तो हो गया आपका एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन। दूसरा होता है हमारा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डेटा को सिक्योर करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज कर रखे हैं, जहां पे डेटा हमारा क्या होता है, टोटली एनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में, साइफर टेक्स्ट में, सॉरी पहले एनक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिवाइस क्या होता है, दोनों साइड पे ऑथेंटिकेट होता है। तो ये जो एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो भी आफ्टर प्रेजेंटेशन डेटा के साथ स्टार्ट होता है और अगले साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचने के बाद ही खत्म होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर स्पेसिफिकली डेटा सिक्योर करने के लिए डेटा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन स्टैंडर्ड को भी क्या करता है, यूज करता है। तीसरा है आपका डेटा कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। जब डेटा एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होता है, डेटा ओरिजिनल साइज में होता है, पर जब डेटा लेयर बाय लेयर रोल ऑन करता हुआ जाता है ना, और जब आउटसोर्सिंग होता है, तब डेटा फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, इस तरह से मल्टीपल डिवाइडेशन प्रोसेस पे जाके डेटा का साइज ओरिजिनल साइज से क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। और सेम ही तरह वो कंप्रेस डेटा जब अगले साइड पे जाके रीअसेंबल होते हैं, और रीअसेंबल होते के बाद होने के बाद वो क्या करते हैं, जब होल डेटा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्प्रेशन। तो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन जो भी टास्क है, वो भी हमारे इस प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही परफॉर्म होता है। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को यूजर के सामने प्रेजेंट करने के साथ साथ इस तरह के 3 मेजर प्रोसेसेस को भी क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और हाँ एक चीज याद रखना, जो आप यहाँ पे टीसीपी/आईपी मॉडल मैंने पढ़ा है, फिर ओएसआई मॉडल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हर एक लेयर डेटा हर एक लेयर पे इस तरह से प्रॉपरली रियली काम करता है। एक्चुअली ये एक्सप्लेन करने के लिए हम रियल को आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बट डिवाइस रैंडम से कोई भी लेयर को किसी भी टाइम यूज कर सकता है। वो यूसेज के, वो उस पर्टिकुलर लेयर के यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली कौन सा लेयर मुझे किस टाइम पे जरूरत होगा। ठीक है,
जब भी वो डेटा उसके अकॉर्डिंग जरूरत होता है वो उस लेयर के हिसाब से क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है। कभी भी सिक्वेंशियल वे पे डेटा हमारा रोल ऑन नहीं करता, वो हमेशा जिगजैग वे में डिफरेंट डिफरेंट लेयर को मल्टीपल टाइप पे यूज करके क्या करता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, डेटा नेगोशिएशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ठीक है गाइस, अभी तक टीसीपी और आईपी मॉडल में कुछ डाउट है जो पूछना चाहते हो पूछ लो, क्योंकि आपका टीसीपी और ओएस सॉरी टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल यहाँ पे खत्म होता है। हेलो, नो सर, कोई डाउट नहीं है फिलहाल। श्योरली? यस सर। ओके, 1 मिनट। हाँ जी योगी जी, सर डाउट है कुछ?